Hello, class 5 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your science teacher, Sila. Today, we are going to start with the 7th chapter, which is Nature Calamity. Let's get started. What's ahead? In this chapter, you will learn about layers of atmosphere, volcanoes, tidal waves and tsunamis, floods and drought. First, let's have a quick warm up. Look at the pictures given below and identify the natural phenomena. Choose the words from the help box. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, कुछ नेचुरल कैलामिटीज के, और साथ में कुछ नाम भी दिए हैं। तो आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें जो ऊपर बॉक्स में जो नाम है उनमें से ये कौन सा है। तो पहला क्या है, हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, अर्थक्वेक का पिक्चर है। सबसे पहला नाम भी हमारा अर्थक्वेक है, तो यहाँ पर आप अर्थक्वेक लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्लड का पिक्चर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर पानी है पूरी जगह पे, सो दिस इज फ्लड। उसके बाद क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो दिख रहा है ना यहाँ पे आपको। एंड देन यहाँ पर लास्ट जो बचा वो क्या है, ड्रॉट। ओके, सो when living things on earth become victims of nature's fury, we say that a natural disaster has happened. Let us learn more about the natural disasters. तो यहाँ पर क्या बोला है कि जब नेचुरल थिंग्स जो होती हैं, कुछ ऐसी नेचर जो होता है, जब वो विक्टिम बन जाता है अर्थ के किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, तो नेचुरल डिजास्टर होते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी नेचर डिजास्टर्स को, इन सबको कैलामिटीज को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, अर्थक्वेक। यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम भी दिया गया है फोकस का। यहाँ ये अर्थ का सरफेस है, ये लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एपिसेंटर यहाँ पर दिया है। ये एपिसेंटर होता है कि बेसिकली यहाँ पर दिस इज द पॉइंट जहाँ पर अर्थक्वेक हिट करता है। आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ सडन वायलेंट shaking of the ground as a result of movements within the earth's crust or volcanic action causing great destruction is called an earthquake. earthquake क्या होता है, एक सडन वायलेंट शेकिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एकदम सडनली और बहुत तेज शेकिंग होने लगती है ग्राउंड में, जो रिजल्ट क्या करती है कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ का डायग्राम आपने देखा है ना, क्रस्ट होता है, कोर होता है बीच में, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन अगर हुआ, एक्शन हुआ, तो ये सारी चीजें क्या कॉज करती हैं, अर्थक्वेक कॉज करती हैं। जो डिस्ट्रक्शन इससे होता है, जो क्रैक अगर जो लैंड में आता है, वो किससे होता है, अर्थक्वेक से। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। These movements are caused by shifting of layers of rocks deep under the earth's crust. ये क्या ये मूवमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि जब शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स होती है, जो हमारे अर्थ में जो लेयर्स होती हैं उसकी जब शिफ्टिंग होती है, क्योंकि वो शेक हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, यानी कि उसकी जो रॉक्स जो होती हैं वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जाती हैं। द एक्चुअल पॉइंट deep inside the earth where an earthquake begins is called the focus, and the point on the earth's surface directly above the focus is called the epicenter. तो यहाँ पर क्या बताया कि जो एक्चुअल पॉइंट होता है डीप इनसाइड द अर्थ, तो जहां पर अर्थक्वेक शुरू होता है, जहां से मतलब अर्थक्वेक होना शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। ये डायग्राम में आपको दिखाया ना, फोकस यहाँ पर दिया है। और जो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस का, जहां पर डायरेक्टली फोकस के ऊपर जो होता है, बिल्कुल फोकस के ऊपर का जो एरिया होता है अर्थ के सरफेस पर, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट एट द एपिसेंटर एंड द इफेक्ट रिड्यूसेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट अर्थक्वेक का कहाँ होता है, एपिसेंटर पे होता है, जो सरफेस होती है अर्थ की। और वो जैसे जैसे रिड्यूस होती जाती है, कब, जब हम एपिसेंटर से दूर जाते जाते हैं, हम जितना एपिसेंटर के पास होंगे उतना ही डिस्ट्रक्शन फेस करेंगे। तो जितना हम उस एरिया से दूर रहेंगे उतना हमें उसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक के बाद क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रीज, रोड्स एंड व्हीकल्स, यानी कि बिल्डिंग्स डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, सारी टूट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं, रोड्स वगैरह में क्रैक्स आ जाते हैं, व्हीकल्स इधर उधर गिर जाते हैं। व्हीकल्स के ऊपर कोई चीज, मान लो कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई ट्री गिर गया, कुछ भी, तो व्हीकल्स के ऊपर गिर गया, या व्हीकल्स ही शेकिंग की वजह से गिर गए। तो दीज आर सम डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक का पिक्चर दिया है ना, यहाँ पे कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर सीन दिखाया है। एक और देखिए, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, काफी सारे लोगों की लाइफ जो होती हैं
खत्म हो जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग इंज्योर्ड हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन से एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स भी बहुत सारे कुछ दब गए, किसी को कोई इंजरी हो गई, कुछ भी। तो इस एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है ये भी। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, इसकी वजह से डिजीजेस भी काफी स्प्रेड हो जाती हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए या दब गए, किसी को कोई डिजीज हो गई, मतलब कुछ भी बहुत, इसमें जो इतना डस्ट वगैरह इससे स्प्रेड होती है उससे भी काफी डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये सारी डिस्ट्रक्शंस हैं विच आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, मेजरिंग अर्थक्वेक्स एंड देयर इफेक्ट्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ विच दे अकर। अर्थक्वेक का जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि कितने फोर्स से अर्थक्वेक आया है। अगर बहुत कम मैग्नीट्यूड हुआ, अगर बहुत कम स्पीड में, बहुत कम फोर्स से अर्थक्वेक आया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनर सा एक शेकिंग होगी एंड दैट्स इट, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोर्स से आया है अर्थक्वेक तो काफी कॉन्सिक्वेंसेस उसके इफेक्ट कर सकते हैं बुरी तरीके से। Some earthquakes are so weak that they just shake materials kept on a shelf, while some are so strong that buildings fall down and lead to death and numerous people. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इतने वीक, इतने कम अर्थक्वेक्स होते हैं कि बस हल्की सी शेकिंग होगी, थोड़ा बहुत अगर कुछ शेल्फ पे सामान रखा होगा तो वो हिल जाएगा, थोड़ा गिर जाएगा, नथिंग मोर देन दैट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि यहाँ तक कि वो बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, रोड्स क्रैक हो जाएंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। तो हम इंटेंसिटी यानी कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग था उसको जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं मेजर करने के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? सेस्मोग्राफ। ठीक है, इसको आप यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। Richter scale is a standard scale that is used to find out the intensity of earthquakes on a scale of 1 to 10. रिचर्ड स्केल बोलते हैं इसको, जो एक स्टैंडर्ड स्केल माना जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। उसका जो स्केल लेंथ है वो है 1 to 10। ठीक है, इसके बीच में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है। earthquakes measuring 1 to 2 on the scale will hardly be felt। जो earthquakes 1 से 2 के रेडार स्केल पे आते हैं वो बहुत ही मुश्किल से फील होंगे। कभी कभी क्या होता है, इतना माइनर सा earthquake आता है कि बहुत लोगों को तो फील भी नहीं होता और चला भी जाता है। और earthquakes measuring 3, 4 and 5 on the scale can cause damage to property। और ऐसे earthquakes जो रिक्टर स्केल पे 3, 4 या 5 से ज्यादा या उतने तक भी अगर होंगे तो वो प्रॉपर्टीज को डैमेज कर सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं रोड्स में, बिल्डिंग्स में, इस तरीके से। earthquakes measuring 6 and above on the scale can result in widespread damage to properties and can also cause death। और जो earthquakes 6 या 6 से ज्यादा रिक्टर स्केल पे मेजर होते हैं वो earthquakes क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी को और बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हमें लेने चाहिए कि अर्थक्वेक के टाइम पे। हियर आर सम स्टेप्स इन विच यू कैन बी सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। यहाँ पर हम कुछ मेजर्स बताएंगे जिससे हम अर्थक्वेक के टाइम पे सेफ रह सकते हैं। क्या क्या है वो, आइए देखते हैं। इफ यू आर इनसाइड अ रूम, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ बेड। अगर आप किसी रूम के अंदर हैं, आप घर पर हैं या ऑफिस में कहीं पे भी, स्कूल में है, तो क्या होगा, आप एक टेबल के नीचे या बेड के नीचे जाकर एक शेल्टर की तरह ले सकते हैं अपने सिर को, अपनी बॉडी को बचाने के लिए। अपने ऊपर एक शील्ड जैसी बना सकते हैं, उससे आप सेव कर सकते हैं अपने आप को। डो नॉट रन अराउंड इन पैनिक। और पैनिक सिचुएशन में, पैनिक का क्या मतलब होता है, घबराना। हम जब घबरा जाते हैं ना कि ऐसा कुछ हो गया तो हम घबराने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, तो हमें पैनिक होकर इधर उधर नहीं भागना है, क्योंकि हमारे इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। अर्थक्वेक तो आ ही रहा है, आप जहां जाओगे जहां भागोगे अर्थक्वेक तो आ ही रहा है। तो आप बेटर है एक जगह, शांत जगह, अपने आप को एक शेल्टर की तरह टेबल या बेड के नीचे छुपा लो और इधर उधर ना भागो। डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉल एंड हिट यू। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के पास में, ऐसी चीजों के पास में आपको ना तो खड़े रहना है ना बैठे रहना है जहां पर आपको लगता है कि ये गिरेगा तो इससे मुझे चोट लग सकती है। तो ऐसी जगहों से आपको जब समझ में आए कि अर्थक्वेक आ रहा है और आप ऐसी किसी जगह के आसपास हैं जहां पर आपको लगता है कि ये चीज मेरे ऊपर गिर सकती है और मुझे इससे चोट लग सकती है, तो वहां से आप दूर हट जाएं।
If you are outdoors, stand in an open area away from any building and trees. अगर आप आउटडोर हैं यानी कि बाहर हैं घर से, तो आप एक ओपन एरिया में जाकर खड़े हो जाएं जहां पर कोई बिल्डिंग और ट्रीज ना हो, क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग और ट्रीज होंगे तो वो क्या होगा, अगर शेकिंग ज्यादा हुई तो बिल्डिंग गिर सकती है, वो ट्रीज आपके ऊपर गिर सकते हैं, तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, आपको इंजरी हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ओपन एरिया में जाना है जहां पर आसपास कोई भी बिल्डिंग या ट्री ना हो, सो दैट अगर वो गिरे भी तो वो आपसे दूर ही रहें और आप सेफ रहें। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए, सेफ्टी मेजर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फेस द फैक्ट्स। Zhang Heng of China's Han Dynasty dynasty was the first person to build an instrument to detect earthquakes. तो यहाँ पर चाइना की हैन डायनेस्टी से एक जैन हैन नाम के इंसान थे, उन्होंने सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता था। तो ये आपका एक फैक्ट है, इसे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है वॉल्केनोज। जो हमारा नेचुरल डिजास्टर सेकंड है वो है वॉल्केनोज। देखिए यहाँ पर आपको वॉल्केनो का पिक्चर भी दिखाया है ना, एक वॉल्केनो। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। A vent in the crust of the earth which allows hot magma from below the surface to come out is called a volcano. अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें जब मैग्मा, जो गर्म मैग्मा होता है ना, लावा जिसको हम बोलते हैं, तो जब वो बाहर आने के लिए अलाउ करता है तो उससे क्या होता है, वो बाहर आता है और वॉल्केनो होता है, सरफेस पे आ गया, वो ऊपर आ गया, और वो जब बाहर आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। A vent in the region where the earth's crust is weak and develops a crack. और यहाँ पर वेंट यानी कि उसको जगह कहाँ से मिलती है, जहां पे अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो वीक होता है और वहां पर एक क्रैक आ जाता है, उससे फिर वो बाहर आता है फटकर। वंस हॉट मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। जैसे ही जो हॉट मैग्मा होता है जो अंदर होता है वॉल्केनो के, जब वो बाहर आता है अर्थ के सरफेस पर तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ओके। After a volcanic eruption occurs, a crater is formed at the region of vent. जैसे ही वॉल्केनो इरप्शन हुआ, इरप्शन का क्या मतलब हुआ है कि वो फट के एकदम बाहर को निकला, ठीक है, बहुत सारा लीक होने लग गया, बाहर आने लग गया, उसको इरप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्रैटर एक फॉर्म होती है और उस रीजन में, और वहां पर वेंट में होता है। वेल वॉल्केनोज आर ऑफ थ्री टाइप्स, नेमली एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। तो वॉल्केनोज कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। क्या क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज। दीज वॉल्केनोज कीप इरप्टिंग ऑफन एंड आर ऑलवेज एक्टिव। ये जो वॉल्केनोज होते हैं ये मतलब आते जाते हर कभी इरप्ट होते रहते हैं और ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। Barren Island in the Andaman and Nicobar Island group has an active volcano। और जो बैरन आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, वहां पर एक आइलैंड है जहां पर ये एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं, अ वॉल्केनो विच हैज नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम बट हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्टिंग इन द फ्यूचर इज कॉल्ड अ डोरमेंट वॉल्केनो। यानी कि ऐसा वॉल्केनो जो आए दिन फटता तो नहीं रहता है लेकिन एक दिन जरूर फटेगा, उसकी ये पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में, तो ऐसे वॉल्केनोस को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो। माउंट मोना किया इन हवाई आइलैंड इन यूएसए इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। जो माउंट मोना किया है, जो हवाई में, हवाई आइलैंड जो है ना यूएसए में, वहां पर जो ये है वॉल्केनो, वो उसको डोरमेंट वॉल्केनो माना जाता है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज क्या होते हैं, द वॉल्केनो विच हैज इरप्टेड thousands of years ago and has no possibility of erupting again is called an extinct volcano। ऐसे वॉल्केनोज जो बहुत हजारों साल पहले फट चुके हैं, इरप्ट हो चुके हैं और उनकी दोबारा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा इरप्ट होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो चुके, जिनको हम बोलते हैं ना, एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज खत्म हो चुकी है अब दोबारा एग्जिस्ट वो नहीं करती और ना कभी करेगी, उसको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। मिट अशिताका इन जापान इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। माउंट अशिताका एक जापान में वॉल्केनो है जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो माना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ farmlands and roads, damage to property and loss of life।
तो जब वॉल्केनो डिस्ट्रक्शन होता है, गरम गरम लावा उसमें से निकलता है, तो क्या होता है, जो फार्म लैंड्स होते हैं, जो मान लीजिए फसलें हैं वहां पर, वो सारी बर्बाद हो जाती हैं। पूरा एकदम गरम गरम लावा उन पे चला गया। रोड्स जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, क्योंकि लावा कोई एकदम प्लेन तो आ नहीं जाएगा, वो अजीब अजीब शेप में कैसे भी मतलब आ रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उससे पूरी रोड खराब हो जाएगी, वहां पर कोई जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। वो कब गर्म होगा, क्योंकि आपको पता है लावा कितना गर्म होता है। डैमेज टू प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आसपास कुछ भी घर हो, कुछ भी हो, वो प्रॉपर्टी उसकी पूरा मतलब लॉस हो जाता है। और लॉस ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली वहां कोई इंसान होगा तो इतना गर्म अगर लावा आएगा, इतनी स्पीड से आएगा, तो कोई इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता। Volcanic dust blocks sunlight for a long period which leads to change in the weather pattern। और जो वॉल्केनिक डस्ट होती है, जैसे ही वॉल्केनो फटता है तो उसके साथ में काफी सारी डस्ट भी होती है, तो वो जो डस्ट होती है वो पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर देती है एक तरीके से, काफी लंबे पीरियड के लिए, जहां जिस वजह से वहां पर वेदर में काफी चेंज हो जाता है, जो वेदर पैटर्न होता है उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, इससे भी डिजीजेस काफी स्प्रेड हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गरम इतना गरम लावा अगर आपके पूरे एनवायरनमेंट में आपको फील होगा, डस्ट ही डस्ट जैसे कि पूरे वॉल्केनो की वजह से हो गई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे काफी सारी डिजीजेस होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉलेज जोन। A region in the Pacific Ocean which consists of 452 volcanoes is called the Ring of Fire। जो पैसिफिक ओशन है वहां पर 452 वॉल्केनोज हैं, जो अभी वहां पर उस रीजन में है, और उनको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये आपका एक फैक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, एडवांटेजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अब वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, क्या है वो एडवांटेजेस, आइए उन्हें देखते हैं। Soil after volcanic eruption becomes very fertile and good for farming। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और काफी टाइम बाद जब सब कुछ क्लियर होने लगता है, सारा लैंड दोबारा से ठीक होता है, वो लावा जो है वो ठंडा होता है, तो क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो क्या होती है, काफी फर्टाइल हो जाती है फार्मिंग के लिए। फार्मिंग अगर जो लोग करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए वहां पर फार्मिंग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनकी क्रॉप बहुत अच्छी वहां पर उगेगी। दूसरा देखिए, सम ऑफ द वॉल्केनिक लोकेशंस कैन बी यूज टू जनरेट जियोथर्मल एनर्जी। और कुछ ऐसी वॉल्केनिक लोकेशंस जहां पर वॉल्केनो फटा होगा, वो जो एरिया होता है, वो जो लोकेशंस होती हैं, वो एक जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी यूज की जा सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये दो एडवांटेजेस हैं जो वॉल्केनो इरप्शन से हमें मिलती हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, टाइडल वेव्स एंड सुनामीज। जो टाइडल वेव्स होती हैं, ये जो हम ओशंस वगैरह होते हैं, समंदर सी वगैरह होती है, तो इनकी जो वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, तो ये जो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। कभी कभी क्या होता है, सुनामीज आ जाती हैं, तो सुनामी आती तो यहीं से ही है ना, जो वाटर बॉडीज होती हैं हमारे आसपास, सी हो, ओशन हो, जो भी है, रिवर्स वगैरह, तो यहीं से ही तो सुनामी आती है। तो इसी के बारे में बताया है, आइए ने पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी है, टाइड्स की भी पिक्चर दी गई है, और सुनामी वेव्स की भी पिक्चर दी है। ये देखिए ना कितनी लंबी लंबी वेव्स है। तो चलिए पढ़ते हैं। टाइड्स आर द अकरेंस ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। टाइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, राइज और फॉल, यानी कि ऊंचे और नीचे होने का सी लेवल का, ठीक है। समटाइम्स द वेव्स ऑन द सी आर हाई एंड समटाइम्स दे आर लो। तो हम जब सी के आसपास जाते हैं तो हम देखते हैं कि वेव्स जो हैं, लहरें जो हैं, वो कभी कभी क्या होती है, कभी बहुत हाई होती हैं और कभी बहुत लो होती हैं। The rise and fall of the waves is due to the gravitational force of the sun and the moon acting on the oceans of the earth। तो ये जो राइज और फॉल होता है वेव्स के बीच में, ये क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जो सन और मून का एक्ट होता है ओशन के ऊपर, अर्थ के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, टाइड्स रीच मैक्सिमम हाइट व्हेन द सन मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। टाइड्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा हाइट पे कब पहुंचती हैं, जब सन, मून और अर्थ तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट की टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं। राइज ऑफ लार्ज अमाउंट्स of water in the form of huge waves from oceans due to underwater earthquakes, volcanic eruptions, etc. is called tsunami। तो सुनामी कैसे आती है,
जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेव्स, जो मतलब बहुत ह्यूज वेव्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, कैसे आती हैं वो वेव्स, जब अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे का जो सरफेस है, यानी कि कहीं ना कहीं तो सरफेस है ना, कहीं ना कहीं तो लैंड है, तो वहां पर जब अर्थक्वेक आता है या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ पानी के नीचे कुछ भी, तो तब जब यहाँ पर हलचल होती है पानी के अंदर, तब आती है सुनामी। When there is a disturbance between the layers of rocks in the Earth's crust, which lies under the water bodies, a large amount of energy is released, which leads to formation of huge waves. तो क्या होता है कि जब डिस्टरबेंस होती है नीचे सरफेस की में, जो अर्थ की जो लेयर्स हैं, जो उसका रॉक्स, लेयर्स ऑफ रॉक्स है, अर्थ क्रस्ट है यहाँ पर, तो क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज वेव्स। तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस वजह से। तो क्या होता है, जब पानी में इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो वेव्स जो होती हैं वो काफी ह्यूज हो जाती हैं, काफी मैक्सिमम नंबर पे हाई हो जाती हैं, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। लार्ज सुनामी वेव्स लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और बहुत लंबी लंबी वेव्स जो होती हैं सुनामी की, आपने देखा होगा ना पिक्चर्स में, मूवीज में देखा होगा आपने, सुनामी की कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो कितनी ऊंची ऊंची उसकी वेव्स होती हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों की डेथ हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाती है, घर डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत कुछ लॉस होता है। इट इज एडवाइजेबल टू स्टे एट हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स ड्यूरिंग सुनामी थ्रेट। तो हमें ये चीज एडवाइस की जाती है कि अगर कोई सुनामी थ्रेट है, अगर जैसे उनको मतलब रेडार पे उन्हें पता चलता है कि सुनामी आने के चांसेस हैं, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में चले जाए, यानी कि एक ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे लैंड जो है वो हाई हो, लो नहीं हो, सो दैट भी मतलब डूबने के चांसेस आपके ना रहे, आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। On 26 December 2004, a tsunami occurred due to an earthquake in the Indian Ocean. 2004 में 26 दिसंबर को क्या हुआ था, इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से सुनामी आई थी। इट अफेक्टेड मेनी साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, इंडिया एक्सेट्रा। और इसकी वजह से काफी सारी साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, इंडिया और भी दो कुछ कंट्रीज, उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इफेक्ट हुए थे वो कंट्रीज इस सुनामी की वजह से। अब देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको आपको खुद ट्राई आउट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्लड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लड्स। यहाँ पर देखिए फ्लड का भी आपको पिक्चर दिया है ना, यहाँ पर देखिए पेड़ जो है वो उखड़ गया है, कार बह रही है, बस बह रही है, घर वगैरह सब डूब चुके हैं नीचे तक अच्छी तरीके से। तो ये जो पिक्चर है ये हमें क्या दिखा रही है, फ्लड दिखा रही है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। An overflow of a large amount of water beyond its normal limits over land is called flood. जो ओवरफ्लो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का, यानी कि बहुत सारा पानी जो ओवरफ्लो हो जाए बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा लिमिट क्रॉस कर चुका हो लैंड के लिए, लैंड पे भी एक सर्टेन अमाउंट तक पानी ठीक है, पर उससे भी ज्यादा अगर ऊपर चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड कहते हैं। Approximately 75% of the earth surface is covered by water। और 75% के आसपास का जो अर्थ का सरफेस है वो किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। When the water bodies like ocean, rivers, lakes and ponds have excess water, they overflow leading to floods। जब क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा पानी आता है, तो उससे क्या होता है, ओशंस होती हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब क्या होता है, इनमें पानी बढ़ जाता है, इनका पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है। उनका भी एक सर्टेन लेवल है ना, उसके बाद में तो वो पानी भी बढ़ने लग जाएगा। तो जब पानी बढ़ने लग जाता है और ओवरफ्लो होने लग जाता है, तब फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स अकर ड्यू टू नॉर्मल नेचुरल फैक्टर्स लाइक, फ्लड जो होते हैं वो बहुत नेचुरल फैक्टर्स से आते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल, जो मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत ज्यादा, अगर बहुत दिनों तक और बहुत ज्यादा मात्रा में रेनफॉल हो अगर, तो क्या होगा, जितने भी हमारी ये वाटर बॉडीज हैं, ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं, ओवरफ्लो होते हैं और फ्लड्स आते हैं। अगला देखिए, लो प्रेशर रीजन फॉर्म्ड इन द ओशन। अगर किसी ओशन में लो प्रेशर का रीजन फॉर्म हो जाए, उससे भी फ्लड आता है। एक्सेस मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। अगर माउंटेन्स और ग्लेशियर्स जहां पर है वहां पे काफी ज्यादा स्नो मेल्ट हो रही हो, गर्मी होने लग गई हो, स्नो मेल्ट होने लग जाए, तो उससे भी क्या होता है, फ्लड्स कैन बी तो उससे भी क्या होता है कि फ्लड आ जाता है, क्योंकि वो भी पिघल रहा है, तो वो पानी बन रहा है, पानी बन रहा है तो
ओवरफ्लो होगा तो फ्लड आएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ देयर आर, फ्लड को प्रिवेंट किया जाता है अगर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए, प्रॉपर स्ट्रीम्स और चैनल्स फॉर द एक्सेस वाटर टू फ्लो थ्रू, अगर हम प्रॉपर स्ट्रीम्स बनाएं और कुछ ऐसे चैनल्स बनाएं जिनसे जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो कहीं और बह जाए, तो इस चीज से बचा जा सकता है, फ्लड से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स दैट कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर्स, तो हमें प्रॉपर इस तरीके से एम्बैंकमेंट्स करने हैं, अरेंजमेंट्स करने हैं, जिससे हम जो कंट्रोल कर सकें वाटर लेवल को जो बह रहा हो रिवर्स के थ्रू, ठीक है। इनफ ट्रीज टू स्लो डाउन द फोर्स विच विथ विच वाटर फ्लोज, काफी सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए सो दैट जो एक फ्लो और एक फोर्स के साथ जो पानी आ रहा होता है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सके, थोड़ा सा उसको बचा बचा सके, एकदम एकदम फ्लो से नहीं आए सारी चीजें। इनफ मड टू ऑब्जर्व एक्सेस वाटर, और काफी सारी मड अगर होगी किसी एरिया में तो वहां पर जो पानी होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा उस मड में। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, फ्लड के बाद में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में देखिए। स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, अब क्या होता है, वाटरबोर्न डिजीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिजीजेस जो हमें पानी की वजह से हो, ठीक है, पानी की वजह से स्प्रेड हो, ऐसी डिजीजेस काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाती हैं। डैमेज टू प्रॉपर्टी, डेफिनेटली अगर इतना ज्यादा पानी आएगा तो लोगों के घर डूब जाते हैं, घर डूब गए दैट मीन्स उनका सारा फर्नीचर, सारा सब कुछ, प्रॉपर्टी, उनका घर, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत डैमेज हो जाता है। लॉस ऑफ लाइफ, काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही होता है, वो ऊपर के घरों में नहीं रहते, ये काफी चीजें होती हैं। और वो ही नहीं, अगर कोई फ्लड में बह ही गया, कि कोई डूब ही गया, किसी को तैरना नहीं आया, तो दीज आर सम थिंग्स जिनसे लॉस ऑफ लाइफ भी होता है। In June 2013, the Indian state of Uttarakhand and nearby places received heavy rainfall leading to devastating floods and landslides. तो क्या था, 2013 के टाइम पर जून में क्या हुआ था, इंडिया में जो उत्तराखंड स्टेट है और उसके आसपास की जितनी भी जगहें हैं वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही थी, और उससे क्या हुआ, फ्लड्स आ गए और लैंडस्लाइड्स हो गए। मोर देन 5,700 पीपल वर बिलीव टू बी डेड, और 5,700 से भी ज्यादा लोग जो थे वो मर गए थे उस फ्लड में। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फ्लड्स, अब हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए एक फ्लड के टाइम पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। हियर आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन बी सेफ ड्यूरिंग अ फ्लड। लीव योर एरिया वेयर द फ्लड वाटर इज बाउंड टू फ्लो, आपको ऐसे एरिया को छोड़ के जाना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि फ्लड आ जाएगा, आप डूब सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज, आपका सामान, जो भी कीमती चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी, आपकी लाइफ को बेसिकली अगर मतलब खतरा है तो आपको उस एरिया को उसी टाइम छोड़ के चले जाना चाहिए, ऐसी जगह पर जहां पर आपको पता हो कि यहाँ पर फ्लड नहीं आएगा। Do not panic. Always listen to flood warnings given on radios and news channels. आपको पैनिक नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि पैनिक होने से कोई सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं। आपको क्या करना है, हमेशा ऐसी वार्निंग्स को ध्यान से केयरफुली सुनना है, जैसे कि रेडियोस पे, न्यूज चैनल्स पे बताया जाता है कि अगर फ्लड आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको हेल्प मिल सकती है। कीप मेडिसिन, फूड सप्लाईज एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन प्लेंटी, आपको मेडिसिन अपने साथ रखनी है, खाना, ऐसा फूड, पैकेज फूड या ऐसी कुछ चीजें आपको खाने की रखनी है, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखना है अच्छी खासी प्लेंटी मात्रा में, सो दैट आपको अगर उस जगह को वेकेंट करना पड़े, या आप अभी उस टाइम पे इस पोजीशन में नहीं है कि आप कुछ और काम कर सकें, तो सो दैट आप खाना खा सकें, आप पानी पी सकें, तबीयत खराब हो तो एटलीस्ट दवाई ले सकें, इतनी आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी होगी अगर आपको वार्निंग मिले कि आपके एरिया में फ्लड आने वाला है। शिफ्ट टू हायर लोकेशन वेयर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच, आपको हायर लोकेशन यानी कि पहाड़ी एरिया पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, फॉर अ टेम्पररी रीजन ही चाहे, लेकिन ऐसी जगह पर चले जाना चाहिए जहां पर आपको पता हो कि फ्लड वाटर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी जगह तो बेसिकली माउंटेन रीजन, हिल स्टेशन से ही सब होंगे, तो आपको ऐसी एरिया में जाना है जहां पर आप फ्लड से बच सके। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, ड्रॉट। समटाइम्स द लैंड बिकम्स ड्राई विदाउट एनी मॉइस्चर, कभी कभी क्या होता है, जो लैंड होता है, जो जमीन होती है वो एकदम ड्राई हो जाती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता, कोई नमी नहीं रहती, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, यानी कि जो बारिश नहीं होती, कोई बारिश नहीं होगी तो वहां सूखा पड़ गया, तो वही चीज हमें बताई गई है।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ ड्रॉट, और ये कंडीशन क्या कही जाती है, ड्रॉट कही जाती है, सूखा इसे हम हिंदी में कहते हैं। सम ड्रॉट्स आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन वेयर एज सम कंटिन्यू फॉर ईयर्स। तो कुछ ड्रॉट्स ऐसे होते हैं जो कुछ छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं, बाद में नॉर्मल हो जाते हैं जब उनको रेनफॉल मिल जाए या कुछ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सालों साल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हैं और ड्राई रहते हैं। Droughts occur due to lack of or insufficient rainfall along with excessive usage of existing water resources। तो ड्रॉट्स क्यों आते हैं, एक तो जब पानी की कमी हो, जहां पर रेनफॉल बिल्कुल भी ना हो या बिल्कुल ना के बराबर हो, जो सफिशिएंट नहीं हो लैंड के लिए, और जहां पर वाटर रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज होता हो और वहां पर लैंड के लिए पानी बचे ही ना, इस तरीके के एरियाज में ड्रॉट आता है। अब नेक्स्ट देखिए इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट से क्या क्या इफेक्ट होता है, माल न्यूट्रिशन एंड डेथ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। माल न्यूट्रिशन होता है लोगों को और उनकी डेथ होती है, लोगों की भी और एनिमल्स की भी। माल न्यूट्रिशन क्यों होता है, क्योंकि जब आपको किसी एरिया में पानी नहीं मिल रहा है सो दैट आप वहां पर फार्मिंग कर पाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाए, तो वहां पर कोई ग्रेन नहीं उगेगा। ग्रेन नहीं उगेगा तो आपको खाने के लिए मिलेगा नहीं ग्रेन, आपको खाने के लिए ग्रेन नहीं मिलेगा, आप में न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो वो क्या कॉज करेगी, डेथ कॉज करेगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रॉप्स जो होती हैं एग्रीकल्चर की, आपकी जो फार्मिंग होती है, खेती जितनी भी होती है, वो सारी खराब हो जाती है क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया, आपकी क्रॉप को पानी ही ढंग से नहीं मिला, उसको खाद वगैरह जो भी है उसको लैंड ही ढंग से नहीं मिलेगा ये जनरेट होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, तो वो किस तरीके से क्रॉप अच्छे से उगेगी। मास मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और बाहर बहुत सारे लोग इधर उधर माइग्रेट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उस वजह से भी इफेक्ट होती है, इफेक्ट पड़ता है ड्रॉट पर। अब यहाँ पर देखिए फेस द फैक्ट्स। ड्रिप इरिगेशन इज अ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक विच सेव्स वाटर। ड्रिप इरिगेशन जो है वो एक बहुत मॉडर्न टेक्निक आई है नई इरिगेशन की, जो वाटर को सेव करती है। इट इज डन यूजिंग नैरो ट्यूब्स विच अलाउ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ड्रिप इनटू द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत नैरो यानी कि बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में वाटर को ड्रिप करती है प्लांट्स के रूट्स में, तो इससे काफी सारा पानी बचता है। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, यहाँ पर देखिए, व्हाट आर कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट, व्हाई डू दे ब्लास्ट। तो जो बादल फटने वाली बात हम कहते हैं ना कि वो क्यों होता है और क्या होता है वो और क्यों होता है, इसके बारे में आपको सर्च करके देखना है। नेक्स्ट देखिए, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट कैन बी कंट्रोल्ड बाय। जो ड्रॉट के जो इफेक्ट होते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेकिंग जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आपका नया वर्ड है जुडिशियस, इसका क्या मतलब है, केयरफुल एंड सेंसिबल, यानी कि हमें पानी जो है वाटर रिसोर्सेज जो है उन्हें बहुत ही केयरफुली और ध्यान से आराम से अच्छे से यूज करना है, उसे वेस्ट नहीं करना, और जितना यूज हो उतना ही यूज करना है, उसको हम कहेंगे जुडिशियस यूजेज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अडेप्टिंग टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो रेन वाटर होता है यानी कि जो बारिश से जो हमें पानी मिलता है उसको हम किस तरीके से स्टोर करें और बचा कर रखें फॉर फ्यूचर यूज। तो हम जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे भी ड्रॉट को कंट्रोल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, हम पानी को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पानी को रिसाइकल हमने कैसे किया, अब पीने का पानी हम रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने क्या किया, कपड़े धोए आपने वॉशिंग मशीन में या किसी भी चीज में, उसके बाद पानी तो रह गया उसमें, कपड़े धोए तो वो पानी थोड़ा गंदा है, लेकिन उस पानी को आप क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को वाटर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से पानी हमने रिसाइकल किया, राइट। अब ये देखिए नेक्स्ट, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर। और ऐसी क्रॉप्स उगाने चाहिए जिसमें पानी ज्यादा यूज ना हो, ऐसी क्रॉप्स जिनमें पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसी क्रॉप्स को भी हम उगा सकते हैं जिससे हम ड्रॉट को कंट्रोल कर सकें। मेजर ड्रॉट प्रोन रीजन्स इन इंडिया आर साउथर्न एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात एंड राजस्थान। तो ये जो एरियाज है, ये जो रीजन्स है इंडिया में, ये सारे वो एरियाज है यहाँ जहाँ पर मेजरली ड्रॉट पड़ने के चांसेस होते हैं और पड़ते भी हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रैच योर माइंड। आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट जैसा दिया गया है जिसमें आपका एक क्विक रिकैप हो जाएगा कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है।
नेचुरल डिजास्टर्स, ये सभी डिजास्टर्स के हमने बारे में पढ़ा है। क्या क्या डिजास्टर्स हमने पढ़े? फ्लड्स के बारे में पढ़ा, ड्रॉट्स के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा, वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा और टाइड वेव्स एंड सुनामीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ड्रॉट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय स्कैंटी रेनफॉल एंड दे आर कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ वाटर। हम पानी को बहुत ज्यादा यूज करेंगे और रेनफॉल अगर बहुत कम होगी तो उससे क्या होता है? ड्रॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स हैव फोकस, अर्थक्वेक में फोकस होता है। अर्थक्वेक्स हैव एपिसेंटर, अर्थक्वेक का एक एपिसेंटर भी होता है, राइट? हमने अभी पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट क्या है आपका? वॉल्केनोज। वॉल्केनोज कितने टाइप के होते हैं? एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? टाइड्स एंड वेव सुनामीज। दे आर कॉज्ड बाय राइज इन ह्यूज वेव्स, यानी कि वेव्स जब बहुत ह्यूज हो जाए और आने लगे तो टाइड्स और सुनामीज आती हैं। और क्या कॉज करता है? अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, जब पानी के अंदर अर्थक्वेक आते हैं उससे भी सुनामीज आती हैं, टाइडल वेव्स आती हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है? अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस, जब पानी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस भी होंगे अगर तो उससे भी सुनामी और टाइड वेव्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा? फ्लड्स। फ्लड्स आर कॉज्ड बाय एक्सेस रेनफॉल, बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है तो फ्लड्स आते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो इन माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, जो माउंटेन्स और ग्लेशियर्स है जब वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है पोल्यूशन की वजह से, तो क्या होता है? ग्लेशियर्स और जो माउंटेन्स होते हैं, आइस वगैरह होती है, मेल्ट होने लग जाती है वहां की स्नो, जिससे क्या होता है? पानी बनने लग जाता है और फिर वो पानी ओवरफ्लो होके क्या होता है? फ्लड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्विक रिकैप ले लिया हमारे पूरे चैप्टर का। अब नेक्स्ट देखिए, थिंग्स यू नो, ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप करेंगे। अभी अभी हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, सो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट कर सकेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।